मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने BH वक्र के बारे में पढ़ा। BH वक्र में हम जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय तीव्रता की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और ये अपन ने पूरा ग्राफ पढ़ा था। एक निश्चित मान पर हमें संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है जहां जिसके बाद में चुंबकीय प्रेरण का मान नहीं बढ़ता। फिर H की वैल्यू को अपन कम करते हैं तो B का मान भी कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता। H के जीरो मान पर B का मान जीरो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद B के मान को जीरो करने के लिए H के मान को ऋणात्मक की ओर बढ़ाते हैं तो B का मान जीरो हो जाता है। फिर और ऋणात्मक की ओर बढ़ाते हैं तो B का मान ऋणात्मक चला जाता है और दूसरी संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद H के मान को वापस जीरो की ओर अग्रसर करता है तो B का मान जो है वो वापस एक स्थिति पर शून्य हो जाता है। एक स्थिति पर F बिंदु पर आता है, एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। कब? जब H का मान वापस अपन जीरो करते हैं तब। उसके बाद H का मान जीरो से और ज़्यादा इधर बढ़ाते हैं तब एक स्थिति पर B का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से और ये पूरा एक वक्र हमें प्राप्त होता है। इसे अपन कहते हैं BH वक्र। और इस पूरे BH वक्र में H की जो वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तो आगे चलता है और B जो है चुंबकीय प्रेरण जो है वो H के पीछे रहता है। ठीक है, तो ये हमने BH वक्र पढ़ा था। ये इसका हमने देखा था। वक्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय प्रेरण B का मान चुंबकीय क्षेत्र H से सदैव पीछे रहता है, इसलिए वक्र को शैथिल्य वक्र कहते हैं। ठीक है ना, इसे ये जो गुणधर्म है इसको शैथिल्यता कहते हैं। शैथिल्यता, चुंबकीय शैथिल्यता किसे कहेंगे कि चुंबकीय प्रेरण का मान H से सदैव पीछे रहता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय शैथिल्यता। इसका जो गुणधर्म है, ठीक है, पीछे रहने वाला। अब है शैथिल्य ह्रास। ऊर्जा में कमी जो आती है उसी को अपन शैथिल्य ह्रास कहते हैं। शैथिल्य ह्रास में BH वक्र जब अपन देख रहे हैं तो BH वक्र हमने जब पढ़ा उससे हमें ये स्पष्ट हुआ कि चुंबकन जब करते हैं, मतलब किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाया जाता है तो उसको चुंबकित करने में हम जितनी ऊर्जा देते हैं तो उसे वापस विचुंबकित करने में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसकी मात्रा कम होती है, अर्थात इसमें ऊर्जा में कमी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये इसी को अपन कहते हैं शैथिल्य ह्रास। BH वक्र से स्पष्ट है कि चुंबकन के पूर्ण चक्र में चुंबकन हेतु दी गई ऊर्जा, हमने लोहे को जब चुंबक बनाया तो उसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ी, तो वो दी गई ऊर्जा मतलब चुंबकित करने के लिए उसे लोहा बनाना, लोहे से चुंबक बनाने के लिए जितनी ऊर्जा हमने दी, ठीक है, दी गई ऊर्जा विचुंबकन से पूर्णतः प्राप्त नहीं होती। मतलब जब विचुंबकित किया जाता है तो हमारे द्वारा दी गई जितनी भी ऊर्जा है वो हमें उतनी प्राप्त नहीं होती, बल्कि उससे हमें कम प्राप्त होती है। ठीक है, जब लोहे को विचुंबकित किया जाता है, विचुंबकित और चुंबकित का मतलब समझ गए। चुंबकित करने का मतलब है लोहे को चुंबक बनाना और विचुंबकन का मतलब होता है कि चुंबक से वापस लोहा बनाना, चुंबक के गुण हटाना। ठीक है, ये विचुंबकन कहलाता है। तो चुंबकन के समय हम जितनी ऊर्जा उसको देते हैं, विचुंबकन के समय हमें उतनी ऊर्जा वापस प्राप्त नहीं होती, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ऊर्जा में कमी आई और इस ऊर्जा की जो कमी है इसी को अपन कहते हैं शैथिल्य ह्रास। ठीक है, अर्थात ऊर्जा हानि होती है जिसे हम शैथिल्य ह्रास कहते हैं। शैथिल्य ह्रास को कैपिटल Q के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैपिटल Q, इसका न्यूमेरिकल भी है। कैपिटल Q का जो मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है और किसके बराबर होता है। आयतन भी, हमने जो लोहे का टुकड़ा लिया, जो पदार्थ लिया, उसका जो आयतन है V, उस पर निर्भर करता है। लूप क्षेत्रफल कैपिटल A
BH वक्र का जो लूप हमें प्राप्त हुआ था उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और आवृत्ति n के गुणनफल के तुल्य होता है, अर्थात V, A और n। तो Q बराबर क्या प्राप्त होगा? V क्या है? आयतन। A क्या है? लूप का क्षेत्रफल। n क्या है? आवृत्ति। ठीक है, तो इन तीनों के गुणनफल के बराबर होगा ऊर्जा ह्रास। स्पष्ट है कि लूप क्षेत्रफल A का मान अधिक होने पर, अगर A का मान अधिक होगा, A का मान अधिक होगा तो ऊर्जा ह्रास भी अधिक होगी। समानुपाती है ना ये दोनों, तो यहाँ ऊर्जा ह्रास का मान भी अधिक होता है। अगर क्षेत्रफल A का मान अधिक होगा तो शैथिल्य ह्रास का मान भी अधिक होता है। इसलिए चुंबकीय क्रोड बनाने के लिए, चुंबकीय क्रोड बनाई जाती है तो उसके लिए ऐसे पदार्थों का चयन किया जाता है जिसकी निग्राहिता कम हो। निग्राहिता अपन किसे कहेंगे? जब निग्राहिता मैंने बताया था आरेख में, जब V का मान 0 होता है और H का मान 0 नहीं होता तो H का वह मान जिस पर B बराबर 0 हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिस पर चुंबकीय प्रेरण का मान 0 होता है, वो निग्राहिता कहलाती है। तो निग्राहिता अगर अधिक होगी तो वो जो हमने वक्र बनाया वो मोटा होगा, ठीक है ना, चौड़ा ज़्यादा होगा। अभी अपन आरेख दोबारा देखेंगे, ये निग्राहिता है। तो निग्राहिता अगर अधिक होगी तो ये मोटा होगा, यहाँ ये याद लगाएगा, ये याद लगाएगा तो ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, निग्राहिता अधिक होने पर। तो निग्राहिता ऐसे पदार्थों का चयन करते हैं जिसकी निग्राहिता कम हो। निग्राहिता अगर कम होगी तो क्या होगा? पतला हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात लूप क्षेत्र न्यूनतम होता है, क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। देखिए वापस देखिए, अगर ये निग्राहिता कम है, ये इसका मान यहाँ तक है, ये पतला है मान लो। अभी पीछे मैं बनाऊंगी एक जो ग्राफ बनेगा, आगे हम पढ़ेंगे आगे इसमें कि पतला और मोटा दोनों के अपन डायग्राम देखेंगे। तो पतला होने का मतलब ये जो चौड़ाई है D से लेकर G तक की जो चौड़ाई है कम अगर हो तो वो पतला हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? निग्राहिता कम हो जाएगी। निग्राहिता जब कम होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। और निग्राहिता अगर अधिक होगी तो क्षेत्रफल भी अधिक होगा, वो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी उसकी, वो मोटा लगेगा फिर, ठीक है ना, तो उसमें क्षेत्रफल अधिक होगा। तो कहने का मतलब है कि निग्राहिता अधिक होने पर क्षेत्रफल अधिक होगा, निग्राहिता कम होने पर क्षेत्रफल कम होगा। और क्षेत्रफल अधिक होने पर शैथिल्य ह्रास अधिक होता है और क्षेत्रफल कम होने पर शैथिल्य ह्रास कम होगा। और हमें शैथिल्य ह्रास अगर कम करना है तो हमें निग्राहिता को कम करना होगा। समझ गए? निग्राहिता का मतलब समझ गए? जो चौड़ाई है लूप में, जो चौड़ाई है वो निग्राहिता है, उसकी चौड़ाई की आधी है, मतलब 0 से, ठीक है। तो निग्राहिता कम हो अर्थात लूप का क्षेत्रफल भी कम होना चाहिए। अब ये है चुंबकीय रूप से कठोर एवं मृदु चुंबकीय पदार्थ। कठोर और कोमल चुंबकीय पदार्थ, यहाँ देखिए 2 डायग्राम बना रखे हैं। BH वक्र में 2 बना रखे हैं, एक में तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा है नहीं, ये क्या है? निग्राहिता, ये निग्राहिता ज़्यादा है। और जो दूसरा ग्राफ है उसमें निग्राहिता कम है, देखो ये निग्राहिता कम है, दिख रहा है ना। तो निग्राहिता कम है तो देखो उसका क्षेत्रफल भी कम है, पतला सा ही है, पतला सा है ना। तो इसकी क्या है? इसकी निग्राहिता कम है तो इसका क्षेत्रफल भी कम है। और क्षेत्रफल कम होगा तो ऊर्जा, जो शैथिल्य ह्रास है, ऊर्जा में जो कमी आ रही है तो शैथिल्य ह्रास भी कम होगा। क्षेत्रफल कम होने पर शैथिल्य ह्रास भी कम होगा, ठीक है। और निग्राहिता भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये देखो ये निग्राहिता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको चौड़ाई दिख रही है ना, ये तो वे पदार्थ जिनकी निग्राहिता का मान अधिक होता है, वे पदार्थ जिनकी निग्राहिता का मान अधिक होता है, निग्राहिता अधिक होगी तो क्या होगा? ये चौड़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है ना। वे पदार्थ
चुंबकीय रूप से कठोर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये जो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ये कठोर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा जिनकी निग्रहिता कम होती है वे मृदु चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये मृदु चुंबकीय पदार्थ है। देखो, नरम लोहा, कोमल लोहा और ये स्टील, ये कठोर लोहा है। ठीक है ना, कठोर लोहा है वो स्टील होगा, नरम लोहा है कोमल सॉफ्ट। चूंकि नरम लोहे की निग्रहिता कम होती है, नरम लोहे की निग्रहिता देखो कम, ये अंदर वाला छोटा वाला, अतः यह एक मृदु चुंबकीय पदार्थ है, जबकि स्टील की निग्रहिता अधिक होती है, अतः स्टील एक कठोर चुंबकीय पदार्थ है। यदि हमें स्थायी चुंबक बनाना है, देखिए चुंबक बनाने की प्रक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी चुंबक की एक बार बना दिया तो लंबे समय तक उसके अंदर चुंबकीय गुण रहने चाहिए। एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब क्या हुआ कि जितनी देर मशीन चल रही है, जितनी देर उपकरण चल रहा है, उतनी देर ही वह चुंबक बना रहता है। जैसे ही हम कनेक्शन हटाते हैं तो क्या होगा, वह जो लोहा है वह चुंबक से वापस लोहा बन जाता है। तो जो नरम लोहा है वह चुंबक भी बहुत जल्दी बनेगा और वापस लोहा भी बहुत जल्दी बनेगा। अर्थात जो नरम लोहा है उसमें चुंबकन और विचुंबकन जल्दी जल्दी होता है। समझ गया ना, नरम लोहे में चुंबकन और विचुंबकन शीघ्रता से होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही क्या होगा, वो चुंबक बन जाएंगे, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटाया वापस वो लोहा बन जाएंगे। समझ में आएगा ना। तो जब हम उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र में हमने कोई चीज रखी, कोई वस्तु रखी, कोई हमने नरम लोहा रखा, उसको हमने चुंबक बनाया, फिर हमने कनेक्शन वापस हटा दिए। जैसे हमने कनेक्शन हटाए वह चुंबक बना हुआ वापस लोहा बन जाएगा। बात समझ रहे ना। तो वो किस में होगा, नरम लोहे में, और वो होगा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक नहीं होगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमें स्टील, इस्पात का चयन करना पड़ता है और उसमें चुंबकन होने में भी समय लगता है। हम अगर कठोर लोहे को अर्थात स्टील को हम अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह तुरंत चुंबक नहीं बनता, उसको चुंबक बनने में समय लगेगा, अर्थात चुंबकन में समय लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार विचुंबकित होने में भी उसको समय लगेगा। एक बार जब चुंबक बन गया तो वह वापस तुरंत लोहा नहीं बनता, उसमें लंबे समय तक वो चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो ये कठोर और मृदु चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, मृदु कौन से होंगे, जिनमें निग्रहिता कम होगी। कठोर कौन से होंगे, जिनमें निग्रहिता ज्यादा होगी। समझ गए। स्टील की निग्रहिता अधिक होने के कारण लूप क्षेत्रफल भी अधिक होता है। दोनों बातें आ गई। देखो, ये निग्रहिता ज्यादा है, ये निग्रहिता ज्यादा है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, है ना। जबकि नरम लोहे की निग्रहिता कम होती है, अतः ऊर्जा हानि कम होगी और इसीलिए चुंबकीय प्रोड नरम लोहे के बनाए जाते हैं, जिससे ऊर्जा ह्रास का मान कम हो। ठीक है, तो ऊर्जा ह्रास कम करने के लिए निग्रहिता कम होनी चाहिए। निग्रहिता कम होगी तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो ऊर्जा ह्रास भी कम होगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी नरम लोहे और कठोर लोहे की। अब बात करते हैं स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टील है उसको अगर अपन चुंबकित करते हैं, चुंबकित करने का मतलब स्टील को लोहा बनाना, ऐसे उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तो उसमें
चुंबकित होने में समय लगेगा। ठीक है, और अगर चुंबकित होने में समय लग रहा है तो विचुंबकित होने में भी समय लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए वो स्थायी चुंबक का मतलब है कि उसमें लंबे समय तक चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने उसको क्षेत्र में रखा तो वो चुंबक बन गया, जैसे ही क्षेत्र हटाया तो वापस वो विचुंबकित हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत से उपकरण हैं जिसमें अपन किसी भी नरम लोहे की क्रोड लगी हुई रहती है उसके अंदर, और जैसे ही हमें वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो उस नरम लोहे से वह मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और जैसे ही हमें चुंबकीय क्षेत्र हटाना है तो हम कनेक्शन हटा देते हैं, हटाते ही वो वापस लोहा बन जाता है। तो ऐसे कई उपकरण होते हैं। स्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनको आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। अगर एक बार उसमें चुंबकीय गुण आ जाए तो उसे वापस चुंबकीय गुण हटाना, विचुंबकन का मतलब उसके अंदर से चुंबकीय गुण को हटाना, वो नहीं किया जा सकता। यह तभी संभव है जब निग्राहिता का मान अधिक हो। निग्राहिता अधिक होगी स्थायी चुंबक के लिए, क्योंकि स्टील की निग्राहिता अधिक होती है। अभी अपन ने देखा था ना, स्टील की निग्राहिता ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अतः स्टील एक उपयुक्त पदार्थ है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टील का। ठीक है, अब स्थायी चुंबक बनाने की आवश्यक शर्तें क्या है, क्या क्या होना चाहिए स्थायी चुंबक के लिए? धारणशीलता का मान और निग्राहिता का मान उच्च होना चाहिए। धारणशीलता का मान भी ज़्यादा होना चाहिए और निग्राहिता का मान भी ज़्यादा होना चाहिए स्थायी चुंबक के लिए। अब है विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अस्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण जो है वो आसानी से खत्म किए जा सकते हैं, निरस्त किए जा सकते हैं, अर्थात विचुंबकन आसानी से किया जा सकता है। अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनको आसानी से विचुंबकित किया जा सके। अतः निग्राहिता का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जो नरम लोहे हैं, नरम लोहा है, उसको हम विद्युत चुंबक बनाने के काम में लेते हैं। नरम लोहा क्यों? क्योंकि नरम लोहे की निग्राहिता कम होती है। निग्राहिता कम होगी तो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो वह अस्थायी चुंबक बनेगा और वह आसानी से विचुंबकित हो जाएगा। विचुंबकित होने का मतलब वह आसानी से वापस लोहा बन जाता है। चूंकि नरम लोहे की निग्राहिता कम होती है, इसलिए अस्थायी चुंबक अर्थात विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो क्या है? निग्राहिता का मान न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, निग्राहिता का मान न्यूनतम होना चाहिए। चुंबकीय प्रेरण अधिकतम होना चाहिए। चुंबकीय प्रेरण का मान ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात बी का मान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 5 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। ठीक है, अब ये छठा न्यूमेरिकल जो है वो अपन करेंगे। अभी न्यूमेरिकल आप जब भी करो, जैसे जैसे वैल्यू दी हुई है वैसे वैसे आप उसमें नोटबुक में लिखते जाएं कि हमें आयतन दे रखा है, चुंबकन का मान दे रखा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये जो पॉइंट हमें दिए हुए रहते हैं उनको आप लिखते जाओ। ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल करो। 30 सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है ना, तो आप क्या लिखोगे? V बराबर 30 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर में बदलना है।
सेंटीमीटर कितनी बार है? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, 3 बार है ना। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर 3 बार है, तो आप 3 बार उसको मीटर में बदलोगे। तो एक बार के सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 आपको 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब दे रखा है इसलिए। तो यह आ जाएगा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। चुंबकीय पदार्थ को 5 ओरेस्टेड चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ओरेस्टेड को मैंने चेंज करना आपको पीछे बताया था, याद हो तो एक न्यूमेरिकल में आया था, मैंने कल बताया था आपको, याद है क्या? ओरेस्टेड को एम्पियर प्रति मीटर में कैसे बदला जाता है बताइए। दस की घात 3/4 पाई, याद है क्या? ओरेस्टेड को हटाकर यहाँ क्या लगाओगे? 10 की घात 3/4 पाई, और 10 की घात 3/4 पाई को जब आप सरल करोगे, उसको आप हल करोगे तो कितना आएगा? 79.6 के लगभग आएगा, जिसको हम क्या लिख देते हैं? 80। 10 की घात 3/4 पाई को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 80 एम्पियर प्रति मीटर। तो एक ओरेस्टेड बराबर कितना होता है? 80 एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ओरेस्टेड है, तो 5 को 80 से गुणा कर दो, तो एम्पियर प्रति मीटर आ जाएगा। ये 400 आ गया। आगे दे रखा है, इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को किससे व्यक्त किया जाता है? एम से, कैपिटल एम से। ये दे रखा है 6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो। तो चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय प्रेरण मतलब बी का मान ज्ञात करना है। तो वी दे रखा है, एच दे रखा है, एम दे रखा है, हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए बी का सूत्र क्या है? याद है क्या? ये फॉर्मूला कहाँ से है? याद है क्या? हमने पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, एक संबंध पढ़ा था। कौन सा संबंध पढ़ा था? हमने पढ़ा था चुंबकीय प्रवृत्ति और पारगम्यता में संबंध पढ़ा था। एक टॉपिक आया था पीछे, जिसमें B बराबर BH और BI था। याद है क्या? मैंने आपको समझाया भी था। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितने हो जाते हैं? 2 चुंबकीय क्षेत्र हो जाते हैं। एक तो जो हमने लगा रखा है वो, और एक जो हमने लोहा उसमें रखा है वो चुंबक बन जाता है, तब उसका एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र हो गए ना, एक तो जो हमने लगा रखा वो, और दूसरा उस लोहे के टुकड़े के चुंबक बनने के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो। तो ये दोनों μ0I प्लस μ0H ये था, जिसमें हमने H को भी कॉमन लिया था, अगर आपको याद हो तो। याद है ना? तो यहाँ पर यह आ जाएगा μ0I प्लस H। I का मान m/v होता है। चुंबकन तीव्रता हमने पढ़ी थी m/v, याद है? 4-5 परिभाषाएं मैंने पढ़ाई थी आपको, उनमें आया है ये सूत्र m/v प्लस H। अभी सारी वैल्यू में पता है। μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, m का मान 6 दे रखा है, अपॉन में v का मान आयतन 30 गुणा 10 की घात -6 ये यहाँ रख दिया, प्लस h का मान 400, ये h का मान 400। इसको सरल किया है।
10 की घात -6 को ऊपर ले जाओ तो 10 की घात +6 आ जाएगा। +6 में 6 जीरो है, 6 जीरो में से 1 जीरो यहाँ रख दो, 5 जीरो को अलग रखो और 60/30 2 आ जाएगा और ये 10 की घात 5 आ जाएगा +400। तो इसको सरल करोगे ये क्या आ जाएगा, 10 की घात 5 है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ 5 जीरो लगा दो और 5 जीरो लगाकर फिर 400 जोड़ना, ठीक है। तो ये जब सरल करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 टेस्ला, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल, लौह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान दे रखा है, घनत्व दे रखा है। द्रव्यमान और घनत्व से हम आयतन निकाल लेंगे। द्रव्यमान और घनत्व से आयतन निकल जाएगा। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, V। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान 0.6 और घनत्व 7.8 × 10 की घात 3, ठीक है। यदि 50 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है, 50 हर्ट्ज वाले चुंबकन क्षेत्र की क्षेत्रफल दे रखा है, लिखते जाओ जो जो पॉइंट दे रखे हैं, जो जो हमें पता चल रही है। m बराबर ये, n आवृत्ति बराबर घनत्व रो बराबर क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल a बराबर, ये सब आप नोट करते रहो, ठीक है। तो देखिए m बराबर दे रखा है, रो क्षेत्रफल दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है, ये रो घनत्व दे रखा है, एक क्षेत्रफल दे रखा है। क्यों पूछा है, शैथिल्य हानि अभी भी बताया, प्रति सेकंड शैथिल्य हानि पूछी है। प्रति सेकंड शैथिल्य हानि Q बराबर VAN, V का मान अभी निकाला है, ऊपर A दे रखा है और N दे रखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तीनों को गुणा करना है सीधा, कर लोगे। तो आज अपन इतने ही पढ़ेंगे, कल ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अगला लेसन स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप पढ़ें और न्यूमेरिकल जो है वो आपको नोटबुक में करना है।